सभी बच्चों का वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा ग्रामर में। ग्रामर का टॉपिक है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप भरना। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी जो कक्षा 10th के एग्जाम होने हैं, 10th क्लास में भी करेक्ट फॉर्म के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम ले लो, रीट का ले लो, सीटी का ले लो, ग्रेड में कोई भी फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, फर्स्ट ग्रेड ले लो, सभी में करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आज मैं आपके सामने 30 बेस्ट एग्जाम्पल की एक्सरसाइज लेके आया हूं, जिनको बारी बारी से हम हल करेंगे। आपने जो भी टेंस का आपके पास ज्ञान है उसको यहाँ अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। मैं बारी बारी से आपके सामने प्रश्न रखूंगा और आप लोगों को फटाक से उसका उत्तर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि टेंसेस तो वैसे सभी ने पढ़े हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उस वजह से नियम को अप्लाई करना भूल जाते हैं। मैंने 30 वाक्य लिए हैं, 30 वाक्यों में करेक्ट फॉर्म के 30 रूल्स को अप्लाई करने का प्रयास किए। चलिए फटाफट आज का अपना जो ये पजल उसको शुरू करते हैं। मैंने पहला प्रश्न लिया है, पहला प्रश्न बोर्ड पे आपके सामने। यूजुअली टू टेम्पल, यानी कि कोई भी सेंटेंस हमको मिलता है तो सेंटेंस में या तो हमको कोई ना कोई एडवर्ब मिलता है जिसके द्वारा हम टेंस की पहचान करते हैं। अगर एडवर्ब नहीं मिलता है तो शब्दों के ज्ञान के द्वारा, क्रिया की फॉर्म के द्वारा हम सही रूप भरने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, सी यूजुअली टू टेम्पल। वाक्य देखते ही आपके दिमाग में फटाफट घुस गया होगा। आपने सोचा होगा कि सर इसमें यूजुअली वर्ड दिया है और यूजुअली हमेशा कौन सी टेंस की इशारा करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर इशारा करता है। कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आप इसमें सही वर्ब का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 वर्ब को आप कट कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज गोइंग नहीं होता, हैड गॉन नहीं होता, दोनों कट हो गई। अब आपकी दृष्टि एक सही उत्तर पे होगी। चलिए मैं बता देता हूं, यहाँ पे कर्ता एक वचन है इसलिए क्रिया को भी एक वचन रखना पड़ता है, इसलिए सही आंसर होगा गोज। अगर सी के साथ में गो करता हूं तो कर्ता एक वचन रह गया, क्रिया बहुवचन रहेगी, तो सेंटेंस सही नहीं हो पाएगा। तो पहला जो वर्ड था, पहला जो वाक्य था सी यूजुअली टू टेम्पल, तो आपका सही आंसर है गोज। दूसरा सेंटेंस देखिए, वी फॉर आईएएस एग्जाम नाउ एडेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सेंटेंस में एक एडवर्ब की पहचान करनी है जिसके द्वारा हमें टेंस का ज्ञान होगा। इस टेंस सेंटेंस में कौन सी टेंस की बात हो रही है। अगर एडवर्ब नहीं दिया हो तो दूसरे रूल्स के द्वारा भी हम हल करना सीखेंगे कि इस प्रकार करेक्ट फॉर्म से ही करते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं नाउ एडेज, और नाउ एडेज बच्चों कौन सी टेंस का एडवर्ब होता है, कौन सी टेंस की विशेषता की बात करता है? ये करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर हमको पता चल गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको हम कट कर सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता है। मैं प्रिपेयरिंग को कट कर सकता हूं क्योंकि अकेला प्रिपेयरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती नहीं। अगर हम देखें आर प्रिपेयरिंग, तो मेरी दृष्टि से आपकी नजर में भी यही जा रहा होगा कि सर उत्तर यही होगा, क्योंकि कर्ता बहुवचन है और बहुवचन जो वर्ब का सब्जेक्ट है उसकी वजह से अपना सही आंसर रहेगा आर प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न कहता है कि ऑलरेडी हिम फॉर हिज फॉल्ट, ऑलरेडी हिम फॉर हिज फॉल्ट। आप एडवर्ब की पहचान कर पा रहे होंगे बच्चों, इसमें एडवर्ब है वो ऑलरेडी है। मैं आपको पहले से ही बता दूं, एडवर्ब मोबाइल एलिमेंट होते हैं। एडवर्ब की सेंटेंस में जगह फिक्स नहीं होती। एडवर्ब वाक्य की मिडल में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, वाक्य के प्रारंभ में भी आ सकता है, इसलिए एडवर्ब को हमेशा मोबाइल एलिमेंट माना जाता है। जब आपको ऑलरेडी मिल ही गया है तो ऑलरेडी मिलते ही बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ऑलरेडी कौन सी टेंस का एडवर्ब होता है। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि ऑलरेडी है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एडवर्ब होता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर इज पनिश्ड नहीं आएगा, क्योंकि इज पनिश्ड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात नहीं करेगा। हमारे पास एक तो बच जाता है हैव पनिश्ड और दूसरा बच जाता है हैज पनिश्ड। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वर्ब के सब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा कि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकती, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा हैज पनिश्ड। इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन को हल कर लिया है। चलिए नेक्स्ट तो चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है? चौथे प्रश्न में मैंने दिया है सी ए लेटर टू हर अंकल यस्टरडे। सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या इस सेंटेंस में आप कोई एडवर्ब देख पा रहे हैं? फटाफट सोच लीजिएगा कि कौन सा एडवर्ब इसमें क्या आंसर आना है, क्योंकि 10 सेकंड के बाद मैं आपको उत्तर देने वाला हूं कि इसका उत्तर क्या होगा, और अपने ज्ञान को आप चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके दिमाग में बार बार यस्टरडे आ रहा कि हाँ सर ये यस्टरडे है,
वो यहाँ पे एडवर्ब है। और यस्टरडे को आप हमेशा से पढ़ते कि यस्टरडे को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब मानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस सिंपल हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो अपन डिड साइक्रिया लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ तो सेंटेंस सिंपल बोल रहा है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में हम एज का यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो क्रिया है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट की। हम राइट का भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हमारे पास दो क्रियाएं बच गई, एक तो बच गया रोट और एक बच गया राइटिंग। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा कि सर दो के बीच में कंपटीशन है, तो आपका जो मार्कर है वो शायद रोट की तरफ जा रहा होगा। अर्थ हो जाएगा कि रोट ए लेटर टू हर अंकल यस्टरडे, कि कल उसने अपने अंकल को एक पत्र लिखा। इस प्रकार अपने 4 क्वेश्चन हल हो गए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है इज एन एक्सरसाइज, यानी एक कसरत है। अब आप कहोगे कि सर वर्ब के सेंटेंस के प्रारंभ में तो सब्जेक्ट आता है। हाँ, डेफिनेटली सब्जेक्ट आता है, लेकिन एक वर्ड है ग्रामर का जीरंड, वर्ब है जीरंड। और जो जीरंड है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। और जीरंड इज यूज्ड एज ए वर्बल नाउन, और जीरंड का प्रयोग वर्बल नाउन के रूप में भी किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में आपको ब्लैंक मिलता है तो जीरंड का भी सब्जेक्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं। और मैंने कहा है कि जीरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से। तो डेफिनेटली आपकी नजर है वो स्विम पे नहीं आई होगी, आपकी स्विम पे नहीं होगा, आपकी नजर आएगी स्विमिंग। इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज, कि तैरना एक कसरत है। स्विमिंग इज एन आर्ट, तैरना एक कला है। राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक कला है। तो जीरंड का प्रयोग भी इसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट 5th प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कहता है? 5 नंबर प्रश्न कहता है सी हर विलेज बाय 9 PM टुमारो, यानी कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे एडवर्ब तो क्या दिया गया है, टुमारो भी दिया गया है, लेकिन टुमारो तो फ्यूचर का एडवर्ब है ना। पर ध्यान से देखिए अकेला टुमारो नहीं है इसमें दिया है बाई प्लस टाइम प्लस कोई फ्यूचर का एडवर्ब। अगर आपको यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ टुमारो मिलता तो कन्फर्म था कि फ्यूचर इंडेफिनिट था। लेकिन टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन एडवर्ब से पहले अगर आपको बाई मिले और बाई के बाद टाइम मिले तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा वो टेंस कौन सा होगा, वो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट, वो टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए एक रूल और क्लियर हो जाता है कि अगर हमें बाई मिले, बाई के बाद टाइम मिले, उसके बाद फ्यूचर टेंस का कोई एडवर्ब मिले तो वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट होता है। और फ्यूचर परफेक्ट आते ही कंफर्म है कि फ्यूचर परफेक्ट में जो साइक्रिया होती है वो शैल है, विल है होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे विल रीच को तो काट ही कर देते हैं क्योंकि विल रीच तो फ्यूचर इंडेफिनिट की क्रिया है। फिर हमारे पास बचा विल हैव रीच्ड और एक हमारे पास बच गई शैल हैव रीच्ड। इनमें से एक का चयन आप कर लीजिए कि विल हैव रीच्ड आएगा या शैल हैव रीच्ड आएगा। आप कहेंगे कि सर इसमें फ्यूचर टेंस में रूल होता है कि हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, शेषकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। इसमें जो प्रोनाउन आया वो सी आया, तो सी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग नहीं कर सकते, हम प्रयोग करेंगे विल हैव रीच्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है राम एंड सोहन टी एट दैट टाइम, यानी कि राम और सोहन उस समय चाय, मैं तो बना रही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एडवर्ब देखना होगा कि इसका एडवर्ब क्या है। डेफिनेटली आपकी नजर यहाँ जा रही होगी कि सर यहाँ पे एट दैट टाइम लिखा है, और एट दैट टाइम बच्चों कौन से टेंस का एडवर्ब होता है? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउअडेज, टुडे, या फिर एट दैट टाइम, यानी कि इसमें दिस का यूज नहीं है, दैट का यूज हुआ है। और अगर ये दैट कह रहा है तो दैट का मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, यानी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये प्रेजेंट के होते हैं। दिस किसका, दैट कर दो, एट दैट मोमेंट उस क्षण, एट दैट टाइम उस समय, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है तो डेफिनेटली हम इसमें से आर मेकिंग को काट सकते हैं क्योंकि आर मेकिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इज मेकिंग को काट सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए? 2 ऑप्शन बच गए। एक तो बच गया वॉज मेकिंग और एक बच गया वर मेकिंग। आपको दोनों का यूज हो सकता है। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस की क्रियाएं दोनों वोज और वर, तो हमें एक रूल और लगाना पड़ेगा जिसके द्वारा एक को हमें अलग करना पड़ेगा।
अगर मैं बच्चों यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँ कि मैंने लिखा है राम एंड सोहन, अगर मैं अकेला राम लिखता तो वो सिंगुलर नाउन होता और सिंगुलर वर्ब आती, और सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा एस जुड़ा होता है। जैसे इज आर एम में इज के साथ एस है, वोज वर्ब में वोज के साथ एस है, हैज वर्ब में हैज के साथ एस है। तो जिस क्रिया के साथ एस जुड़ा है उसका एग्रीमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और जिसके साथ एस नहीं जुड़ा क्रिया को प्लूरल माना जाता है, क्योंकि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज करके उसको सिंगुलर फॉर्म में लाया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि राम एंड सोहन दोनों को अपन एक साथ मिलाएं तो ये नाउन बन जाती है प्लूरल। कौन सी नाउन बनेगी बच्चों? प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे आने वाली वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल ही होगी। और प्लूरल वर्ब यहाँ पे वोज तो हो नहीं सकती, तो क्या बच गया? वर्ब बच गया। तो अपना सही उत्तर था वर्ब मेकिंग। इस प्रकार अपने 6 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 7th प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट कहता है नाइदर मोहन नोर सोहन, ना तो मोहन और ना सोहन ए सॉन्ग ए गीत यट अभी तक। यानी कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कंफर्म करना है इसमें टेंस कौन सा है। और टेंस देखने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि एक्शन कौन सी काल में हो रहा है, कौन सा एडवर्ब ये बता रहा है कि इस टेंस की हम पहचान कर सकते हैं। सेंटेंस में हमको एक एडवर्ब डेफिनेटली मिलता है, एडवर्ब नहीं मिलता है कोई ऐसा एक्शन जो टेंस की ओर हमारा इशारा करे, या फिर ऐसा कोई दूसरा रूल्स जिनके द्वारा कंफर्म हो कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आपका इशारा इसमें यट की तरफ होगा। यानी कि यट, रिसेंटली, ये दोनों जो वर्ड है ना, यट हो गया, रिसेंटली हो गया, या फिर ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, ये जो शब्द हैं एडवर्ब हैं, ये हमेशा कौन से टेंस को बताते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को बताते हैं। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या बच्चों में हैड सन को रखूं या कट दूं? आपका आंसर आएगा कि इसलिए इसको काट दो या रखूं, क्योंकि यट प्रेजेंट परफेक्ट ही है। हैज का प्रयोग है जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। हैव सन को भी एक बार नहीं काट रहा मैं, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। मैं हैड सन को काट सकता हूँ क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, और सिंज को मैं काट सकता हूँ क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म है, इसका तो यूज होना ही नहीं है। तो अब कंपटीशन रह गया हैज सं और हैव सं। तो ये कोई कर्ता की समस्या होगी, देखते हैं। नाइदर मोहन, ना तो मोहन, नोर सोहन, और ना ही सोहन अब तक एक गीत गा चुका है, दोनों ने गीत नहीं गाया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब दो नाउन को नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, इनसे जोड़ा, यानी और भी हो सकता है, इनसे जोड़ा जाता है तो सेंटेंस में आने वाली वर्ब बिहेव करती है सेकंड नाउन के अनुसार। अगर ये सेकंड नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। अब आप देखिए, अब जब हम दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वो नाउन प्लूरल नाउन की तरह बिहेव करती है, लेकिन जब हम इन से जोड़ते हैं तो ये तय करता है कि नोर, और, बट आल्सो, इनके बाद जो आने वाली नाउन है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी है। सोहन सिंगुलर है, यहाँ पे हैव संग आएगा या हैज संग आएगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पे क्या आएगा? हैज संग आएगा। चलिए अपने 7 क्वेश्चन इस प्रकार हल हो जाते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है आप अपने ज्ञान को चेक करते रहिएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हाँ, घबराना नहीं, अगर गलत होता है तो हम अपने ज्ञान को चेक करें कि कितने प्रश्न में सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रेहान एज वेल एज सोनू। देखिए पहले दो नाउन को हमने एंड से जोड़ा था, उसके बाद मैंने जोड़ लिया नाइदर नोर से, और अब मैं किससे जोड़ रहा हूँ? एज वेल एज से जोड़ रहा हूँ। एज वेल एज से दो नाउन को जोड़ा गया, किसको? रेहान को और सोनू को। रेहान एज वेल एज सोनू हिज क्लोथ्स नाउ। सब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे, पहले एडवर्ब की पहचान कीजिए। और डेफिनेटली आपका जो मार्कर है वो नव की तरफ जा रहा होगा कि सर नव है वो इसमें एडवर्ब है, और नव बात करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वर्तमान में अब वो काम हो रहा है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं बच्चों तो कौन कौन सी ऑप्शन को हम कट कर सकते हैं? आपको कि सर इज भी प्रेजेंट में होता है, आर भी कंटिन्यूअस में होता है, बट ये वोस्ट नहीं होता, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये वोस्ट नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कितने बच गए हमारे पास ऑप्शन? 2 बच गए, इज वॉशिंग और आर वॉशिंग। अब आपको तय करना है कि जब दो नाउन को नाइदर नोर से जोड़ा तो वर्ब ने बिहेव किया नाउन ने सेकंड नाउन के अनुसार। जब दो सब्जेक्ट को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार आती है। इसमें फर्स्ट क्या है? रेहान है। अगर ये सिंगुलर नाउन होगी तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन होती तो वहां पे वर्ब भी क्या आती? प्लूरल आती। तो रेहान तो सिंगुलर है,
इसलिए आर वॉशिंग कट हो गया, अपना क्या बच गया, इज वॉशिंग बच गया। अपने क्वेश्चन हो जाते हैं हल 8। अब 9वां क्वेश्चन कहता है द बॉयज ऑफ आवर स्कूल इंटेलिजेंट। देखिए बच्चों इसमें कोई एडवर्ब नहीं दिया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे विद्यालय के बच्चे बुद्धिमान हैं, मैं भी ये कह सकता हूँ कि बच्चे बुद्धिमान थे, ये भी कह सकता हूँ कि हमारे विद्यालय के बच्चे बुद्धिमान होंगे। लेकिन इसमें वर्ब के द्वारा आपको क्लियर करना है, यानी एडवर्ब आना जरूरी नहीं है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये वाक्य कह रहा है द बॉयज ऑफ आवर स्कूल इंटेलिजेंट। अब देखिए इज, आर, एम, वॉच, यानी कि कुछ क्रियाएं दी हैं जो मैन वर्ब की तरह काम करेंगी, और ये सब के सब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है वो संख्या में कितनी होती हैं, 11 होती हैं, और ये सब की सब एचवी का भी बिहेव कर सकती है और मैन वर्ब का भी बिहेव कर सकती हैं। अब आपको देखना है इस नाउन को मैं सिंगुलर मानूं या प्लुरल मानूं। अगर मैं सिंगुलर मानता हूं तो इसमें इज भी आ सकता है, इसमें वोज भी आ सकता है। अगर मैं प्लुरल मानूं तो इसमें आर आ सकता है, लेकिन आई तो नहीं आ सकता, एम तो नहीं आ सकता, क्योंकि एम का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। इस सेंटेंस की अपन चर्चा करें तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर लगाया वो इस प्रकार लगाए हैं, नाउन प्लस आव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख लीजिए। यानी कि यहाँ पे क्या लगाया, बॉयज नाउन आ गया, फिर अव आ गया, तो उसके बाद क्या आ गई, नाउन आ गई। इस नाउन फ्रेज में आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की कोई नाउन फ्रेज आती है तो आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार आती है। तो द बॉयज तो बच्चों प्लुरल हुआ, और प्लुरल नाउन है तो इसमें हम इज का प्रयोग नहीं कर सकते, इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है। वोज का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि सिंगुलर वर्ब के है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। हमारे पास बच्चे दो, एम और आर, इन दोनों में कंपटीशन है। एम का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट आई हो, तो यहाँ पे आई तो नहीं है, प्लुरल नाउन है, तो हम किसका यूज करेंगे, आर, इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर के आने से पहले, वर्ब दे रखा है डाई मतलब मर चुका था। तो बच्चों इसमें दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। जो एक्शन पहले होता है उसमें डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पे मैंने अराइव्ड कर रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। और जब दो सेंटेंस को आफ्टर या बिफोर से जोड़ा जाता है और एक सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट आता है तो कंफर्म है दूसरे सेंटेंस में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। तो पास्ट परफेक्ट की तरफ अपन अगर जाते हैं तो देखिए द पेशेंट का मैं हैड डाइड या डाइड या इज डाइड या नन, यानी इज डाइड की तो बात ही नहीं हो रही क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है, कौन सी टेंस की बात हो रही है, पास्ट की हो रही है। डाइड भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो पास्ट इंडेफिनिट तो मैंने पहले ही फिलअप कर रखा है। तो ये स्ट्रक्चर कहता है कि जब दो एक्शन एक साथ हो रहे हों और एक एक्शन आपको पास्ट इंडेफिनिट का मिले तो उसमें जो एक्शन पहले होता है उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, तो इसका आंसर होगा हैड डाइड। इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है महाराणा प्रताप ए ग्रेट वॉरियर, महाराणा प्रताप महान योद्धा थे या महान योद्धा हैं। देखिए बच्चों ये बी फॉर्म होती है ना, बी फॉर्म ये प्रेजेंट में होती है इज, आर, एम, और पास्ट में होती है वोज और वर। तो ये जब सेंटेंस में इस प्रकार के सेंटेंस में प्रयुक्त होती है तो ये साइक्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होती, ये मैन क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती है। अगर जब इसका हिंदी अर्थ निकले है तो इसमें इज, आर, एम की तरफ हम जाते हैं। अगर हिंदी अर्थ निकले था या थे तो अपन सब्जेक्ट के अनुसार वोज वर की तरफ जाते हैं। तो बताइए महाराणा प्रताप है वो महान योद्धा थे या महान योद्धा हैं, यानी भूतकाल की बात हो रही है। भूतकाल की बात हो रही तो हम प्रेजेंट की तरफ नहीं जाएंगे, हम किस तरफ जाएंगे, पास्ट की तरफ जाएंगे, वोज वर की तरफ। तो महाराणा प्रताप तो सिंगुलर नाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा, वोज का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है प्लीज, नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमको कहता है प्लीज। चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सेंटेंस नंबर 12 कहता है प्लीज मी, कृपया मेरी। अब आप सेंटेंस में एडवर्ब खोज रहे होंगे बच्चों, इसमें एडवर्ब दिया हुआ नहीं है। अगर एडवर्ब नहीं दिया हो तो दूसरे शब्दों के द्वारा हमें क्लियर करना पड़ता है कि इसमें कौन सा एडवर्ब आने वाला है। तो चलिए दूसरे तरीके से अगर अपन देखें तो ये मुझे बताइए कि प्लीज कौन सी सेंटेंस में आता है। जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है वो सेंटेंस हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज मेक ए कप टी। तो जो सेंटेंस प्लीज से शुरू हो जाता है वो स्वयं सिद्ध है, वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें आप हेल्पड को कट करेंगे, आप कहेंगे सर इज हेल्प नहीं हो सकता, तो हेल्प भी नहीं हो सकता, हमारे पास क्या बचा, हेल्प बचा।
तो शायद आप मेरे साथ साथ हल कर पा रहे हैं। हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा हो तो आप कमेंट के द्वारा बता भी सकते हैं। नेक्स्ट बार जब भी वीडियो मिलेगा आपको स्पीड कम करके मैं बता दूंगा। अगर आपको ऐसे लगे कि नहीं सर फास्टली चलिए तो कोई बात नहीं, स्पीड को और बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस 13 नंबर कहता है मे गॉड यू। इस स्ट्रक्चर को याद कीजिए आप, कौन सी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये, इसमें एडवर्ब नहीं है, ये स्ट्रक्चर है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। जिस ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिस सेंटेंस में जिस क्रिया के द्वारा हम किसी के प्रति प्रार्थना करते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं या किसी के लिए दुआ मांगते हैं, वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत बच्चों हमेशा मे के साथ होती है और सेंटेंस के अंत में आपको विस्मयबोधक चिन्ह मिलता है। मे से शुरू होने वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक भी हो सकता है, लेकिन उसके अंत में हमको क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इसमें देखिए सेंटेंस की शुरुआत मे से हुई और सेंटेंस के अंडर में हमको मिला एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें बोधक चिन्ह, तो डेफिनेटली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, जैसे मे यू पास, मे यू डाई, मे यू हेल्प मी, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू पास, यानी कि तुम पास हो जाओ। इस प्रकार ये देखिए तो सेंटेंस है, इसमें आप ब्लेस्ड नहीं ले सकते, हम इसमें ब्लेसेड नहीं ले सकते, इज ब्लेस्ड नहीं ले सकते, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए 14 नंबर प्रश्न भी ऐसा ही है, काइंडली मी लीव फॉर 10 days। ये सेंटेंस हमने बहुत पढ़ा है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days एप्लीकेशन जब भी हमने सीखी है इस सेंटेंस की चर्चा की है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि जो सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है वो हमेशा इंपरेटिव होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो काइंडली मी लीव फॉर 10 days, तो ये वोज की कोई स्थान ही नहीं है, ग्रांटेड का कोई स्थान ही नहीं है, ग्रांट्स का कोई स्थान ही नहीं है, क्या बच गया, ग्रांट बच गया। ग्रांट का अर्थ होता है प्रदान करना, ग्रांट, ग्रांटेड, ग्रांटेड। इस प्रकार अपने 14 क्वेश्चन हल हो जाते हैं। टोटल प्रश्न अपने आने वाले हैं 30, बड़े इंपॉर्टेंट। देखिए 15 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्टार्स एट नाइट, तारे रात्रि को। देखो बच्चों सेंटेंस में एडवर्ब भी मिल सकता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के द्वारा भी हम वर्ब को पहचान सकते हैं, या फिर अन्य रूल्स भी हो सकते हैं। इस सेंटेंस में आपको कोई एडवर्ब नहीं मिला, लेकिन ये कह रहा है कि तारे है तो वो चमकना होता है साइन, कि तारे रात्रि में चमकते हैं। ये कौन से रूल के अंतर्गत आता है, ये रूल आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। वे बातें, वो एक्शन जो हमेशा सर्वदा सत्य रहते हैं, क्योंकि सूर्य हमेशा, जो तारे हैं वो रात्रि में चमकते थे, रात्रि में चमक रहे हैं और रात्रि में क्या करते रहेंगे, चमकते रहेंगे। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उन सेंटेंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यूनिवर्सल सेंटेंसेस की बात चली तो मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने और शेयर कर सकता हूँ। कुत्ते रात्रि में भौंकते हैं, तारे रात्रि में चमकते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ध्रुव तारा उत्तरी दिशा में चमकता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं और जिनमें हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हमने पहचान लिया कि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें हैज सोन की तो कोई जगह ही नहीं है। एक तो बचा हमारा साइंस, एक बचा साइन और एक बचा सोन, तो ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट की तरफ बात करती है। कंपटीशन रहा इन दोनों में, तो देखिए वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सॉरी नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये नाउन है वो प्लूरल है, तो वर्ब अपनी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसका उत्तर हो जाएगा साइन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही लिया है, द सन इन द ईस्ट। सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ का वाक्य है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा संशय डाला है। अराइज, राइज, अरोज, रोज। देखो बच्चों दो क्रियाएं होती हैं, एक तो होती है अराइज और एक होता है राइज। अराइज की सेकंड फॉर्म होती है अरोज और थर्ड फॉर्म होती है अराइजन। राइज, रोज, राइजन। ये अराइज के लिए ही अलग है। अराइज का मतलब होता है उठना, यानी वाटर अराइज, पानी ऊपर उठा या कोई चीज का भाव बढ़ा, उसके लिए अराइज लगाते हैं। लेकिन सूर्य के उदय होने से संबंधित जो क्रिया अपनी वो राइज, रोज, राइजन है। तो यहाँ पे देखिए सन यानी सूर्य, तो अराइज ये कट हो गया क्योंकि ये सूर्य से संबंधित नहीं है। और ये अरोज और रोज, अरोज भी इसमें नहीं आ सकता, अपने पास बचा रोज या फिर राइजिज। तो रोज तो हम ले नहीं सकते पास्ट टेंस से, तो द सन राइजिज में सही उत्तर हो जाता है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की बात करते हैं। इंडिया फ्रीडम इन 1947, कि भारत को आजादी कब मिली, 1947 में मिली। अगर आपको कोई भूतकाल की सन मिलती है, जैसे कि
इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, शी डाइड इन 1947। अगर कोई भी भूतकाल की सन मिलती है तो वो सेंटेंस बात करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करता है तो हम कौन कौन से इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं? गेट्स नहीं आएगा, गोटन नहीं आएगा, हेड गेट नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या बच गया? गोट बच गया। और गोट बनने से इसका सही सेंस हो जाएगा इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, भारत को आजादी 1947 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर कहता है स्टूडेंट अलोंग विथ टीचर गोइंग ऑन ए एजुकेशनल टूर, कि बच्चे हैं वो टीचर के साथ कहाँ जा रहे हैं? शैक्षिक भ्रमण पे जा रहे हैं। इसमें देखिए मैंने कोई एडवर्ब नहीं डाला है, तो आपको कंफर्म करना होगा नाउन से कि अगर नाउन सिंगुलर रही तो इसमें हम वोज या इज का प्रयोग कर सकते हैं, अगर सिंगुलर नाउन ने प्लूरल नाउन की तरह बिहेव किया तो हैव या आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपकी समस्या यहाँ पे बच्चों देखिए, एक नाउन था स्टूडेंट विद्यार्थी, एक फिर कोमा देख के दिया मैंने अलोंग विथ के साथ, और एक नाउन आ गई अपनी टीचर। इस प्रकार कई नाउन को, दो नाउन को कई बार इस प्रकार जोड़ दिया जाता है, जैसे स्टूडेंट्स अलोंग विथ टीचर्स, एप्पल्स इन एडिशन टू बनानाज, या फिर यहाँ पे अलोंग विथ की जगह कंट्रोल्ड बाई, गाइडेड बाई, या फिर अपन सिर्फ लाइक, अनलाइक, इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस प्रकार दो नाउन को जोड़ा जाता है कोमा लगा के, तो याद रखना जो आने वाली वर्ब है वो हमेशा आएगी फर्स्ट नाउन के अनुसार, स्टूडेंट अलोंग विथ टीचर्स। अब इस नाउन के अनुसार आएगी, तो ये नाउन तो बच्चों प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए? प्लूरल आनी चाहिए। तो ये तो प्लूरल नहीं है और ये भी प्लूरल नहीं है, हमारे पास एक तो बच गई है और एक क्या बच गया? आर। तो इसका अंतर कैसे करें? इसका अंतर ऐसे करें, हैव कहता है कि मेरे को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए, और इज कहता है कि मुझे क्या चाहिए? आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ा, आंसर निकल के आया आर। तो इस प्रकार अपने क्वेश्चन हो गए 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है डिस्टर्ब मी, कि मुझे परेशान नहीं करें। तो ये इसमें कोई एडवर्ब मैंने नहीं डाला है, लेकिन एक सेंटेंस का टाइप मैंने डाला है, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस में हम हैवंट डिस्टर्ब भी नहीं बोलते, डजंट डिस्टर्ब भी नहीं बोलते। अगर मैं डोंट डिस्टर्ब भी बोलूं तो सेंटेंस सही लग रहा है कि मुझे परेशान न करें, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से भी शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अगर सेंटेंस के प्रारंभ में अपन डोंट लगाते हैं तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और एक चीज ये भी क्लियर है, यहाँ की वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म आई है, डोंट डिस्टर्ब मी। अपने 19 क्वेश्चन क्या हो गए? हल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्या कहता है? दे देयर वर्क सिंस मॉर्निंग, कि वे सुबह से अपना काम कर रहे हैं या कर रहे थे या कर रहे होंगे, कोई भी टेंस की तरफ इशारा हो सकता है। तो देखिए अपन बात करते हैं, इसमें एडवर्ब क्या मिला हमको? एडवर्ब मिला हमको सिंस, और सिंस और फॉर ये जो है समय से पहले आते हैं। सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने क्या डाला है, देयर वर्क सिंस मॉर्निंग, कि वे सुबह से ही अपना काम। तो आपको पता है कि ये है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस पार्ट, इसमें अपन किसको कट कर सकते हैं? हैड डन को कट कर सकते हैं। ये तो सर आ ही नहीं सकता। हमारे पास क्या बच गया? हैज बीन डूइंग भी हो सकता है और हैव बीन डूइंग भी हो सकता है। इसको क्लियर करने के लिए हमको ये करता देखना पड़ेगा। अगर ये सिंगुलर होता तो हैज बीन डूइंग आ जाता, ये प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे? हैव बीन डूइंग का करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, सी ए लेटर फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से कोई पत्र को लिख रही थी। यानी कि एडवर्ब क्या मिला? फॉर। और फॉर क्या सिंस कहता है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी ले सकता हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी ले सकता हूँ और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस भी ले सकता हूँ। मैं अपने बाद आने वाले समय की चर्चा करता हूँ। तो देखिए इस सेंटेंस में मैंने अन्य एक्स्ट्रा कोई बात नहीं जोड़ी थी, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस डाला था। इस प्रकार के सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही आता है। लेकिन इसमें देखिए व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, तो वो 2 घंटे से एक पत्र लिख रही थी। अगर हमको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है उस सेंटेंस में या तो कोई पास्ट का एडवर्ब मिलेगा या फिर कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंस मिलेगा जो पास्ट सेंटेंस की तरफ इशारा करेगा। इसमें देखिए रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मींस पास्ट है। इसमें भी कौन सा टेंस आएगा? इधर पास्ट है तो ये पास्ट टेंस ही लेगा, क्योंकि जो सीक्वेंस ऑफ टेंस कहता है कि मेन क्लॉज अगर पास्ट टेंस में हो तो आने वाला क्लॉज भी किस में होगा? पास्ट में ही होगा। ये कंफर्म हो गया।
यहाँ पास्ट है, यहाँ पे पास्ट आएगा तो फोर कह रहा है कि मेरे को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चाहिए। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की सही क्रिया हैज बीन राइटिंग नहीं होती, गलत है। राइटिंग डायरेक्ट नहीं हो सकता। विल हैव बीन राइटिंग तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चलेगी, तो आंसर क्या हो गया अपना, हो गया हैड बीन, सॉरी मैंने राइटिंग लिखा नहीं, हैड बीन राइटिंग, ये उसका सही आंसर हो जाता है। व्हेन आई रीच, जब मैं पहुंचा, शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो क्या कर रही थी, पत्र लिख रही थी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। शी इन यूनिवर्सिटी फॉर 2 months बाय द नेक्स्ट मंथ, देखिए इसी प्रकार का सेंटेंस है, डबल सेंटेंस मैंने डाले हैं। शी इन यूनिवर्सिटी फॉर 2 months, देखिए हमको क्या मिला, 4 मिला, और 4 के बाद हमको टाइम मिला। सिंस और 4 के बाद अगर टाइम मिलता है वो सेंटेंस बात करता है, वो एक्शन बात करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। तीनों में मैंने यहाँ पे अंतर करने का प्रयास किया, अगर आप देख पा रहे हैं तो 20, 21 और 22 में यहाँ पे मैंने बताया अगर कोई दूसरे टाइम की चर्चा नहीं हो तो मोस्टली अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस काम में लेते हैं। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस काम में लेना हो तो हमें कोई ना कोई इशारा मिलेगा जो पास्ट टेंस की तरफ बात करेगा, सिंस और फॉर मिलेगा। ऐसा इस वाक्य में भी हो रहा है, और तो मिला है, पर यहाँ पे एडवर्ब देखिए बाई नेक्स्ट मंथ, यानी कि समय 2 बार मिला, सिंस के बाद समय आ गया, और बाई के बाद फ्यूचर का एडवर्ब मिला। अगर हमको सिंस 4 के बाद टाइम मिलता है, उसके बाद कोई फ्यूचर टेंस का एडवर्ब मिलता है बाई लगा के, उसमें हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे हैड बीन का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पे हैज बीन का कोई स्थान नहीं है, हमारे पास बच गया विल हैव बीन टीचिंग। शी विल हैव बीन टीचिंग इन ए यूनिवर्सिटी, कि वो एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रही होगी, फॉर 2 months 2 महीने से, बाय द नेक्स्ट मंथ अगले महीने से, यानी अगले महीने से वो किसी विश्वविद्यालय में 2 महीने से पढ़ा रही होगी। इस प्रकार तीनों जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का अंतर हमने कर लिया है, और हमारे प्रश्न हो गए 22। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है टडई इट, अब देखिए टडई आते ही कंफर्म हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भैया, क्योंकि टडई का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है मोस्टली, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो इसमें रेंज का वॉज रेनिंग का कोई स्थान नहीं रहा, क्या रहेगा, इज रेनिंग। टडई इट इज रेनिंग की आज क्या हो रही है, बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, गंगा इन द हिमालयाज, की गंगा नदी कहाँ बहती है, हिमालय में बहती है। एडवर्ब क्या मिला बच्चों, कुछ भी नहीं मिला, बट सेंटेंस का एक्शन कह रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि गंगा नदी हिमालय में बहती थी, बह रही है और बहती रहेगी। और यूनिवर्सल ट्रूथ में कौन सा टेंस आता है आपको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, तो इज फ्लोइंग नहीं हो सकता, वॉज फ्लोइंग नहीं हो सकता, या तो फॉलो होगा या फॉलोज होगा। फटाफट गैस कीजिए, आप अनुमान लगाइए, फॉलो लगाऊं या फॉलोज लगाऊं। आप कहेंगे सर फॉलो नहीं लगा सकते क्योंकि गंगा नदी, गंगा सिंगुलर है, और फॉलो क्या हो गया प्लूरल, गंगा के साथ क्या आना चाहिए, फ्लो जाना चाहिए। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न कहता है आई एम गोइंग टू यू ए लेसन, टीच लिख रखा है मैं आपको एक लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको एक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। आप कहेंगे सर कोई एडवर्ब नहीं मिला, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए भैया, आई एम गोइंग टू, अगर सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव मिलता है तो ये रूल होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है बच्चों, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खोज लीजिए, यहाँ कौन सी है, इज टीचिंग नहीं हो सकता, टोट सेकंड फॉर्म है, हैड टोट नहीं है, तो हमारी पास फर्स्ट फॉर्म कौन सी बच गई, टीच बच गई। आई एम गोइंग टू टीच यू ए लेसन, कि मैं आपको एक पाठ पढ़ाने, लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये जो गोइंग टू है ये फ्यूचर एक्शन की तरफ इशारा करता है। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक ए कप टी, मैं एक कप चाय बनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट ए लेसन, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। तो गोइंग टू फ्यूचर टेंस के एक्शन का इशारा करता है। हमारे पास हो गए 25 सेंटेंस क्लियर। 26 नंबर देखिए, 26 नंबर कहता है सुजाता स्वेटर एट दिस टाइम टमेरो, देखिए बच्चों डबल एडवर्ब्स आ रहा है, एट दिस टाइम हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर मैं यहाँ तक रखूँ ना, सुजाता ए स्वेटर एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, ये जो टुडे, नाउ, ये जो एडवर्ब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ इशारा करते हैं। बट थोड़ा सा आगे बढ़िए, अगर आपको एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के बाद फ्यूचर का कोई एडवर्ब मिल जाता है तो उसमें टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात हो रही है
इसमें इज वीविंग और वीव्स का कोई स्थान ही नहीं है। वीव का अर्थ होता है बच्चों बनना, कि सुजाता ए स्वेटर एट दिस टाइम टुमारो, कि कल इस समय सुजाता एक स्वेटर बुन रही होगी। तो बुन रही होगी तो हमको फिर फ्यूचर कंटिन्यूस की तरफ जाएं, तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहा है। विल बी वीविंग, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस की साइकिल होती है शैल बी और विल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, क्योंकि कंटिन्यूस में हमेशा प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग होता है और प्रोग्रेसिव वर्ब में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट लिखिए, डोंट एनोइज। याद कीजिए एक ऐसा सेंटेंस मैंने पहले भी बात की है, उसमें मैंने डोंट पूछा था कि जिस सेंटेंस की शुरुआत डोंट से होती है वो हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। और इंपरेटिव सेंटेंस में याद कीजिए मैंने कहा था वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो चलिए जी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, सेकंड फॉर्म है, मैक्स भी नहीं हो सकता, तो फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म होती है। तो क्या बचा, मैक बचा। डोंट मेक ए नॉइज की शोर शराबा नहीं करना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल से अलग इसमें कंसेप्ट डाली है मैंने। सी कैन आई लैंग्वेज, नीचे लिखा है स्पीक, यानी कि वो 5 भाषाएं बोल सकती थी या बोल सकती है, जो भी अपन कहेंगे। इसमें कोई एडवर्ब नहीं दिया है बच्चों, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया है कैन। और जो मॉडल होते हैं ना, मॉडल, मॉडल संख्या में कितने होते हैं, मॉडल संख्या में होते हैं 13। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, नीड नॉट, डेयर टू, ये जो 13 मॉडल हैं, मॉडल के बाद कोई टेंस की बात हो रही हो, कोई भी अभिव्यक्ति की बात हो रही हो, मॉडल अगर आपको सेंटेंस में मिल गया तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इज स्पीकिंग फर्स्ट नहीं है, स्पोकन सेकंड फॉर्म है, स्पोक नहीं स्पोकन थर्ड फॉर्म है, स्पोक ये पास्ट फॉर्म है। हमारे पास क्या बच गया, स्पीक बच गया। मॉडल के बाद न तो आप क्रिया के साथ एस या ईएस लगा सकते, न आईएनजी लगा सकते, ना पास्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते, आपको सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और प्रेजेंट फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें स्पीक बोलना था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। व्हाट आर यू, तुम क्या कर रहे। अब आप एडवर्ब खोजेंगे कि सर एडवर्ब क्या है, एडवर्ब की जरूरत ही नहीं भाई, आर डाल रखा है आर। तो सोचिए आर कौन सी टेंस की सहायक क्रिया है, कौन सी टेंस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रेजेंट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। व्हाट आर यू, नॉट इज डन, नॉट डन, नॉट डज, आंसर होगा डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। देखिए बच्चों 29 क्वेश्चन हल हो गए, 29। लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा शानदार प्रश्न है। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है, A lion was by a hunter, A lion was by a hunter। आप कहेंगे कि सर इसने एडवर्ब तो नहीं डाला, नहीं एडवर्ब नहीं है, फिर भी इशारा कर रहा है सेंटेंस की कौन सी वर्ब आएगी। आप ध्यान से देखिए, जो वर्ब होती है ना, वर्ब की वॉइस भी होती है, उसकी 2 प्रकार की वॉइस होती है। एक तो होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। इसमें देखिए, ए लायन वॉज बाई ए हंटर, या पकड़ने से संबंधित ये कह रहा है कि एक शेर को शिकारी के द्वारा पकड़ा गया। तो शेर तो कुछ नहीं कर रहा, कर क्या रहा है, हंटर कर रहा है। और हंटर का प्रयोग इस सेंटेंस में किसके रूप में किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस कौन सी वॉइस में आते हैं, पैसिव वॉइस। अब आप कहोगे सर पैसिव वॉइस में वर्ब एकदम से सर्वसिद्ध है। पैसिव वॉइस में हमेशा पास्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। इसमें वॉज तो दे ही रखा है, लॉयन वॉज नॉट कैचिंग, नॉट कैचड, कैचड तो होता ही नहीं, क्या आएगा, कोट आएगा। ये पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए, ए लेटर वॉज बाई मी, यानी कि एक पत्र मेरे द्वारा, राइट, रोट, रिटर्न, क्या करेंगे आप, राइट आएगा, रोट आएगा, या रिटर्न आएगा। वाक्य को पहचानिए। इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ नहीं कर रहा है, इसको कुछ हो रहा है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में कर्ता कुछ करता है, जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं कहूंगा यू आर टोट बाई मी, आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए, तो आपने कुछ नहीं किया। तो देखिए ये जो वाक्य यही कह रहा है कि एक लेटर मेरे द्वारा लिखा गया, और इस प्रकार का एक्शन है वो पैसिव वॉइस में होता है। और पैसिव वॉइस में मैंने कहा है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो राइट, रोट हम क्या लेंगे, रिटर्न लेंगे। ये थे 30 क्वेश्चन, जिनमें मैंने प्रत्येक रूल से एक एग्जाम्पल को इंक्लूड करने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियोज में मैं जो आपके
इस करेक्ट फॉर्म का लेंगे, उसमें कुछ और रूल्स लेके आऊंगा। तब तक आप बने रहिएगा, इन रूल्स को पढ़िएगा, आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, गुड नाइट।